तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल एसवीजी फ्यूचर क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का मैथ का फर्स्ट लेसन, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल इस क्लास में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बता दें दोस्तों कि जो वास्तविक संख्या रियल नंबर है, इस चैप्टर से आपको पेपर में, बोर्ड की पेपर में कम से कम 5 से 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए कमेंट में हर हर महादेव और हरे कृष्णा सब लोग लिख दीजिए। और मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो कहानी है दोस्तों कि एक मैथ्स के टीचर थे, उसने अपने एक स्टूडेंट को खड़ा कराया और एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, तो उसने कहा कि राम की लंबाई 5 फीट है और उसके घर के दूरी श्याम के घर से दूरी से 5 किलोमीटर दूर है, तो मेरी उम्र क्या है। और जो लड़का खड़ा हुआ था वो बड़ी अचंभा में पड़ गया कि कैसा सवाल है, मास्टर साहब कहीं पागल तो नहीं है, उसने मन में कहा। तो कुछ समय सोचा और कहा कि सर 44 वर्ष। तो उसने कहा कि एकदम राइट जवाब, सही जवाब दिए तुम, पर तुमको कैसे पता कि मैं 44 साल का हूँ। तो उसने कहा कि सर एक मेरा दोस्त है जो कि वो आधा पागल है, वो 22 साल का है, आप तो पूरा पागल है, इसलिए आप कितने साल के हुए 44, यानी 22 का दुगुना 44। वो आधा पागल है, आप तो पूरा पागल है, इसलिए उसने कहा कि आप 44 वर्ष के हैं। इसके जवाब से और मास्टर बहुत ही गुस्से में आ गया, उसने लड़के को पकड़ा और बड़ी मार मारा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा चैप्टर है दोस्तों क्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो इससे वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारी प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्या के बारे में बताएंगे कि जो संख्या गिनने में प्रयोग की जाती है, ऐसी संख्या जो गिनने में प्रयोग की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, तो कहेंगे कि जो संख्या जो वस्तुओं को, ऐसी संख्या या बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है, ऐसी संख्या जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लो किसी वस्तु को हमें पैसे गिनना होगा तो हम किससे काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4। चाहे किसी वस्तु को गिनना होगा, किसी चीज़ को गिनना होगा तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, तो 1 से, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये तुम्हारी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है दोस्तों, बताएंगे कि जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 डाट कहाँ तक दोस्तों, तो कहेंगे इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि संख्या क्या है। संख्या क्या है, तो कहेंगे कि इकाई या इकाइयों के मेल को संख्या कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, तो कहेंगे इकाई या इकाइयों के मेल को संख्या कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, तो कहेंगे इकाई या इकाइयों को मेल को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे दोस्तों, तो जो ऐसी संख्या जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है, ऐसी संख्या जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है। लिख दीजिए, वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये दोस्तों बता दें कि आपको वस्तुओं को गिनने में किसका प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब एक बात दोस्तों कि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो कहेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। तो क्या होगी दोस्तों, तो कहेंगे 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है दोस्तों, तो कहेंगे 1। अगर कहें आपसे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या है दोस्तों, तो कहेंगे कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये देख रहे हैं कि कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। क्या है, इसका मान का कोई अता पता नहीं है, इन्फिनिटी तक है, तो इसलिए इसका बड़ी संख्या नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि वास्तविक संख्या यानी नेचुरल नंबर हो गया हमारा। अब देख लेते हैं थोड़ा कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है, तो कहेंगे कि जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। जीरो सहित
प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों? होल नंबर। तो कहेंगे कि जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, हम कहें कि जीरो ले लें, उसके बाद प्राकृतिक संख्या ले लें 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो होल नंबर क्या है दोस्तों? तो कहेंगे कि जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? पहले पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी दोस्तों? तो कहेंगे जीरो। और आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो क्या कहेंगे दोस्तों? कोई नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि इसका भी मान कहाँ है? इन्फिनिटी तक। तो इसकी सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं है, यानी किसी को नहीं मान सकते। लेकिन अगर छोटी संख्या आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे? जीरो। और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो कहेंगे 1। ठीक है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो कोई नहीं है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी कोई नहीं है। और दोस्तों एक बात बता दें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। जैसे देख रहे हैं कि 1 2 3 4, इस संख्या 1 2 3 4 5 को हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि हम जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। तो ये रहा आपका प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। एक बार और समझ लिया दोस्तों, क्या है प्राकृतिक संख्या, क्या है नेचुरल नंबर, क्या है? तो कहेंगे कि ऐसी संख्या जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, और संख्या क्या है दोस्तों? तो कहेंगे इकाई या इकाइयों को मेल को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कभी कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो कहेंगे 1। सबसे बड़ी नेचुरल नंबर तो कोई नहीं है। पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों? होल नंबर। तो कहेंगे कि जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जीरो हो गया, उसके बाद प्राकृतिक संख्या हो गई, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो कहेंगे जीरो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो कहेंगे कोई नहीं है। ये रहा आपका प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या क्या है दोस्तों? तो कहेंगे कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 ये p/q के रूप में है, 3/4 ये भी क्या है? p/q के रूप में है, 5/2 ये भी आपका p/q के रूप में है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया गया है कि जहाँ q नॉट इक्वल जीरो, q नॉट इक्वल जीरो, यानी जो हमारा ये q का मान है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कहें कि 5/0 ये हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, 5/0 6/0 ये हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो परिमेय संख्या क्या है दोस्तों? रेशनल नंबर। तो कहेंगे कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1/2 3/4 5/2, ये आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब दोस्तों क्या अपरिमेय संख्या क्या है? ठीक है, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो कहेंगे कि जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, जो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है दोस्तों? तो कहेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे हम आपसे कहें 1/2 हो गया आपका, तो इसे भी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। √2 क्या हो गया? हमारा अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो ये हमारा परिमेय हो गया, ये हमारा अपरिमेय हो गया। तो हम इसको भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं और इसको भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं, यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को भी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो 1/2 हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या, इसे हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। √2 हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या, इसे भी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो चलिए यह रहा आपका वास्तविक संख्या। और थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा सम संख्या क्या है? इवन नंबर। क्या? इवन नंबर यानी सम संख्या क्या है? तो कहेंगे कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 2 हो गया, 4 6 8 10 डॉट कहाँ तक? अंत तक जा सकती है। तो ये देख रहे हैं कि अब क्या ये 2 से सभी क्या हो रही है? विभाजित हो रही है, यानी 2 से भाग देने पर कट जा रही है। ठीक है,
तो सम संख्या क्या है, इवन नंबर। तो कहेंगे कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि विषम संख्या ओड नंबर क्या है, विषम संख्या यानी ओड नंबर। तो कहेंगे कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 9 11 डॉट 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 कहाँ तक, तो कहेंगे इन्फिनिटी तक। तो आपसे पूछा जाए कि विषम संख्या किसे कहते हैं यानी ओड नंबर किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या ओड नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 नहीं 4 नहीं होगा, 1 3 5 7 9 11 ये आपका क्या हो गया, ओड नंबर यानी विषम संख्या हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों कि भाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर। क्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो कहेंगे ऐसी संख्या जो एक से, स्वयं से और स्वयं के अलावा दूसरे से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए दोस्तों, जैसे आपसे कहें 2 ले लें, उसके बाद 4 ले लें, उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 ले लें। ठीक है। तो देख रहे हैं कि भाज्य संख्या कि जो एक से कटे, स्वयं से कटे, स्वयं के अलावा किसी दूसरे से कटे। तो एक हमारा आप कह रहे होंगे कि एक क्यों नहीं होगा, तो एक स्वयं से कट रहा है और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं कट रहा है, तो इसलिए हम भाज्य संख्या 1 को नहीं कहेंगे। 2 को कहेंगे क्योंकि वह स्वयं से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और स्वयं के अलावा यानी 2 से भी कट रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। 4 3 नहीं होगा क्योंकि ये 1 से तो कट रहा है, ठीक है, और स्वयं से कट रहा है, लेकिन स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारा 3 भी भाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है। अब ले लेते हैं दोस्तों 4 नंबर में क्या हमारा, 4 क्या होगा, भाज्य संख्या होगा क्योंकि ये 1 से कटेगा भी, स्वयं से कटेगा और स्वयं के अलावा यानी 2 से भी यह कटेगा, तो इसे हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। 6 को भी भाज्य संख्या, 5 को नहीं कह सकते क्योंकि 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि ऐसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 4 6 हो गया, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, डैश डैश, ये कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। तो ये रहा अब भाज्य संख्या। अब देख लेते हैं थोड़ा कि अभाज्य संख्या क्या है, और 1 2 हेडिंग है। अब हमारा भाज्य संख्या हो गया। अब क्या है, अभाज्य संख्या, माने जो भाज्य ना हो। क्या, जो भाज्य ना हो अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे, स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए दोस्तों 1 ले लें, 1 क्या कट रहा है, 1 से कट रहा है, 1 से कटेगा यानी स्वयं से कट रहा है, स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। 2 ले लीजिए, तो 2 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट रहा है, तो इसे हम अभाज्य संख्या नहीं कट रहा है कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम कह लिए 2, तो 1 से कट रहा है, ठीक, और स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो इसलिए इसे भी हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। 3 ले लीजिए दोस्तों, 3 भी हमारा अभाज्य संख्या होगा। क्यों, क्योंकि 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, स्वयं के अलावा से किसी और से नहीं कटेगा। 4 दोस्तों, 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि 1 से कटेगा, स्वयं के अलावा यानी 2 से भी कटेगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। 5 लीजिए, 5 हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो इसलिए हम इसको अभाज्य संख्या कह सकते हैं। इसी तरह आपका 7 हो गया, 8 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, 15 नहीं होगा, उसके बाद 17 डाटा 10, ये आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या है दोस्तों, तो कहेंगे कि ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे उसे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा कि पूर्णांक संख्या क्या है, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या तो कहेंगे कि 0 सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम 0 को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, -1 को भी पूर्णांक संख्या कहते हैं, 1 को भी पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, 2 हो गया, -2, तो ये मतलब कि 0 सहित ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं का संग्रह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर कहते हैं। तो ये आपका बेसिक चीज़ इस चैप्टर का आपका समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। तो चलिए दोस्तों अपना प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हमारा प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रश्नावली हमारा 1.1 का प्रश्न नंबर संख्या 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या समझते हैं कि जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, तो हमें इनका ऐसा अभाज्य गुणनखंड करना है कि जो और उसका किसी संख्या से न कट सके।
जैसे मैंने बताया कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, तो बताए थे कि 1 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो गया। तो हमें ऐसा गुणनखंड इसका करना है कि जिसे और अधिक संख्या में न तोड़ सके। जैसे मान लीजिए हम 140 का कर रहे हैं, तो करिए इसका पहले हम 2 से काटा रहे हैं, तो 2 से कटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो कहेंगे 70। अब 70 बच गया, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो कहेंगे 35। और 35 बच गया तो 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा तो 5 7 35 या गुणे 7। अब बताइए दोस्तों 7 बचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, तो इसके बराबर में आ गया। अब बताइए दोस्तों कि हम 2 को और तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। 5 को और तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। 7 को और संख्या में नहीं तोड़ सकते। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारा ये आंसर आ गया। अभाज्य गुणनखंड में अब इसे और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका क्या हो गया, पहले का आंसर। ठीक है, उसी तरह दूसरा का क्या होगा दोस्तों, तो कहेंगे पहले 2 से कटाए, तो 2 से कटाएंगे तो कितना बचेगा, तो कहेंगे 2 7 14, 2 7 14 और कितना बच गया 16, 2 7 14 और इसमें से 16 हो गया, तो 2 8 16, ये आपका 78 हो गया। ठीक, फिर 2 से कटाएंगे तो ये कितने बार में कटेंगे, तो कहेंगे कि 2 6 2 9 18, 39 बार में। ठीक, अब बताइए 39 किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 कम 3 तितरी के 9, तो आपका 3 से कट गया। उसके बाद कितना बचा, 13 किसी से नहीं कटेगा, तो ये आपका क्या हो गया 13। अब बताइए दोस्तों क्या इसे और अधिक टुकड़े में आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये आ गया। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आपका क्या है गया, राइट आंसर। ठीक है, उसी तरह बताइए दोस्तों 38,825, 3,825, 2 से कटाइए, 2 से यहाँ 5 है तो कटेगा ही नहीं, 3 से कटाइए, 3 कम 3, 3 दूना 6, यहाँ का बचा 2, तो यहाँ हो गया 22, 3 7 21, 3 7 21, यहाँ का बचा 5, तो ये हो गया 15, 3 5 15, 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटा दीजिए, तो 3 से कटाएंगे तो क्या बच रहा है दोस्तों, तो कहेंगे 3 कम 3, उसके बाद 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा तो ये कहा जाएगा 22, 3 7 21 और यहाँ का बचा 1, तो ये हो जाएगा 15, 3 5 15, ये आपका क्या हो गया, ये 3 से एक बार में कटा, 3 से एक बार में कटा। अब फिर इसको कटाइए दोस्तों, तो किससे कटेगा आप, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से फिर देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा तो आपका 3 हो गया गुणे। अब बताइए ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 चौके 12, ये 3 से अब नहीं कटेगा, तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से कटा दीजिए, तो 5 से कटाएंगे तो कितने बार में चला जाएगा, तो कहेंगे 5 8 है 40 और कितना बचा यहाँ 2, तो हो गया 25, तो 5 बचे 25, आपका क्या हो गया 25। ठीक है, तो 5 से कट गया। अब ये बताइए 5 से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, फिर 5 से कटा दीजिए, तो 5 कम 5 और कितना बच गया 3, यानी 35, 5 7 35 आपके बच गया 17, तो 5 हो गया गुणे 17। अब बताइए दोस्तों इसको और अभाज्य गुणनखंड क्या तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। इसको और अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। काउंट कर लीजिए, गुणा कर दीजिए, 17 बचे 85 और 85 बचे कितना होगा 85, 5 6 5 बचे 25 और 45 और 40 40 2 42, यानी 425 और 425 तिहाई 3 5 15, 3 दूना 6 1 7 4 तिहाई 12, 1275 और 1275 का फिर 3 में गुणा करेंगे तो 3 5 15, 17 के 21 1 22 और 12 का बराबर 32 36 36 2 38, आपका क्या हो गया इसके बराबर आ रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब बताइए दोस्तों इसको और इस तरह लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 और गुणे 7 17, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, उसी तरह दोस्तों इसको देखिए। अब बताइए दोस्तों ये 2 से कटेगा, इसके स्थान पर विषम संख्या तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 कम 3, यहाँ का बच गया 20 हो गया, तो 3 3 6 18, फिर 20 हो गया, 3 6 18, यहाँ 25 हो गया, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से कटाइए, तो कहेंगे 5 से कटेगा तो 5 से कम 5, 5 से कम 5 और वहाँ 2 0 तो 2 0 हो गया और उसके बाद फिर 5 से कम 5, आपका किससे कट गया, 5 से कट गया। अब बताइए दोस्तों ये किससे कटेगा, तो ये आपका 3 से तो अब कटेगा नहीं। ठीक है, तितरी का 9, तितरी का 9, ये क्या बचा 11, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखिए 7 कम 7, तो ये कहाँ बचा 3 बचा, 7 कम 7 यहाँ 3 बचा, तो ये हो गया 30, तो 70 का 7 28, 7 28 4 में कटेगा तो कितना बचेगा, तो कहेंगे 2, अब क्या बचेगा 21, 70 का 21, ये आपका 7 से कट जाएगा, तो 7 से कटा दीजिए कितने बार में, 7 कम 7, तो कितना बचा 3, ये आपका 30 हो गया, 70 के 7 कम 7 कितना बचा 3, तो 30 हो गया, 70 के 7 28, 7 28 यहाँ का बचा 2 और 2 बचा, तो फिर क्या हो गया 21, तो फिर कटा दीजिए 70 के 21, 70 के 21 एक बार 7 बार में कट गया, फिर कटाइए दोस्तों, फिर ये 7 से कटेगा, 7 दूना 14 नहीं कटेगा, 9 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 कम 9 और कितना बचा 53, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से 11 कम 11 11 33, तो 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 कम 11 3 बचा 11 33, यानी 13 हो गया, फिर ये 13 हो गया,
ये आप हो गया आपका आंसर। अब बताइए दोस्तों, इसको और अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ये बताइए इसका स्थान पर क्या है? विषम है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 दूना 6, यहाँ बचा 14, 3 चौके 12, यहाँ बचा 22, 3 7 21, यहाँ बचा 19, तो नहीं कटेगा 3 से। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, यहाँ विषम 6 से भी नहीं। जब 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखिए, 7 कम 7, 7 कम 7, फिर 4 उतरा 12 नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, यानी 42। 17 7 5 35 7 42, लेकिन फिर 9 नहीं कटेगा। अब कटाइए दोस्तों, 9 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 10 से नहीं कटेगा, 11 से देखिए, 11 छक्के 66, यानी कहाँ बचा 8, यहाँ क्या हो गया 82, 11 77 बचा 6, ये भी 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखिए, 13 3 39 13 के 52, 13 बचे 65, 13 बचे कितना हुआ? 65, तो 65 हुआ तो 9 बचा, उसके बाद 92 हो गया, 92 हो गया। ठीक है, तो 92, 13 का 13, 13 39 13 के 52, 13 के 52, 13 बचे 65, ये 13 से भी नहीं कटेगा। क्या दोस्तों, ये 13 से भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए कटाकर, 13 बचे 65, यहाँ कहाँ बचा 9, तो यहाँ 92 हो गया, 13 91 और 91 यानी 19 हो गया, तो ये 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, फिर 16 से भी नहीं कटेगा। आप 17 से देखिए, 17 कम 17, 17 का 17, 17 34, 17 51, 17 चौके 68, कितना हुआ? 68, 68 में कितना बचा? 6, कितना बचा? 6, तो यहाँ का हो गया 62, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 हुआ, और 51 और 17 तिया 51 हुआ, 51 में कितना बचा? यानी 62 यहाँ था ना, तो 17 तिया 51, तो 62 में से 51 को घटा दीजिए, यानी 11, यानी 11 में इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 119, 17 7 19 से 17 7 119 होता है। ठीक है, तो ये आपका 17 से कट जाएगा। ठीक है, किससे कटेगा दोस्तों? तो कहेंगे 17 से। ठीक है, 17 से कटे तो कितना बचेगा? तो कहेंगे 17 चौके 68, 17 चौके 68 बचा कितना? तो कहेंगे 6 बचा, तो यहाँ का हो गया 62, 17 तिया 51, अब कितना बचा? तो कहेंगे 11 बचा, तो 11 में ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 119, तो 17 7 19 से 17 7 आपका 19 से हो गया। तो आपका हो गया 17 गुणे, अब ये कटाइए, 18 से नहीं कटेगा, 19 से कटा कर देखिए, तो 19 का 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितना बचा? तो कहेंगे 5, ये आपका क्या होगा? 57, 19 दूना 38, 5 बचेगा, तो 19 का 19 से 57, 19 से आपका कट जाएगा, 19 से कटा दीजिए, तो कहेंगे कि 19 कम 19 दूनी 38, बचा कितना? 5, तो ये हो गया 57, तो 19 दिया 57, ये क्या हो गया? 23, तो ये आपका हो गया 23। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। इसको और अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। 17 को क्या और तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। 19 को तोड़ सकते हैं? नहीं। 23 को नहीं। ये आपका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएफ के गुणनफल के क्या है, बराबर है। यानी कह रहा है कि पहले आपको इसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो आप एचसीएम और एलसीएम निकालेंगे उनके गुणनफलों के योगफल के क्या हो रहा है, बराबर आपको सिद्ध करना है, ये जांच करना है। तो चलिए दोस्तों आइए करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, तो कहेंगे कि 26 और 91। तो हमें पहले क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो पहले इसको गुणनखंडों के रूप में तोड़ दीजिए। तो कहेंगे कि ये 13 दूनी क्या होगा 26, ठीक है। उसी तरह इसको लिख सकते हैं 63 91, इसके रूप में लिख सकते हैं ना, ठीक। 63 91 इसको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कैसे निकलता है कि जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। यानी हमारा एचसीएफ जो निकला एचसीएफ वो क्या होगा, तो कहेंगे 13, ये हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम ये निकालते हैं कि जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे और उसके बाद जितने भी बचेंगे सबको लेंगे। तो ले लीजिए, यानी 2 एक बार है, 7 है, उसके बाद 13, तो इसका जो गुणनफल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ कितना निकाले दोस्तों, तो कहेंगे एचसीएफ निकाले 13, एचसीएफ कितना निकाले 13, एलसीएम कितना होगा, तो 7 दूना 14 और 14 में 13 से गुणा कर दीजिए, तो 14 हमें 140 और 14 तिया 42 यानी 182 आपका एलसीएम कितना निकल गया, तो कहेंगे 182। अब इसको जांच कर दीजिए दोस्तों, क्या करना है, जांच करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है जो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हमारी पहली संख्या क्या हो गई 26 और गुणे क्या हो गई 91, ठीक है। किसके बराबर लाना है, तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर, यानी 13 गुणे 182 हमें इसके बराबर देखना है। तो चलिए हम गुणा करके बताते हैं आपको। तो 26 गुणे
91, तो आ रहा है आपका 2366। 2366 इक्वल में 13 गुणे 182, ये भी कह रहा है, तो 2366। तो यह क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। अब देख रहे हैं कि पहली और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहा है, इसका मतलब आप सही कहें। आइए अगला देखते हैं। तो अगला आप कहेंगे कि 510 और 92 का, तो 510 को हम पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 से कटाएं तो 2 से कटाएंगे तो कितना बचेगा, तो कहेंगे कि 250 दूना 500 यानी 255 हो जाए। कितना होगा, तो 255। 2 से कटाएंगे 510 को तो कितना बचेगा, तो कहेंगे 255। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 8 है 24, 3 से कट जाएगा, कटा दीजिए, 3 8 है 24, 3 8 है 24 और 3 5 15, तो आपका 3 से कट गया। उसके बाद ये किससे कटेगा, तो कहेंगे 3 से आप कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 17 5 50, ये आपका क्या हो गया, 17 5 85, ठीक है। और इसको कर दीजिए 92 को, इसको गुणा कर दीजिए, 17 5 85, 85 दिया 255, 85 दिया 255 दूना 510, ठीक है। अब क्या है आपका 92, अब क्या है 92 को कर दीजिए, तो कहेंगे 2 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो कहेंगे 41। 2 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो कहेंगे 41 बार में। चल नहीं 41 नहीं होगा, कितना होगा, 45 46 बार में कटेगा। कितने बार में, 46 बार में। तो कितना बचा आपका 46। 2 से कटाए तो कितना बचा 46। अब फिर 2 से इसको कटा दिए तो 2 कम 2 दूनी के 4, 2 3 6 यानी 23, तो 2 गुणे ये आपका क्या हो गया 23, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, 23 दूना 46, 46 दूना 92। अब इसमें जो कॉमन है वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो देख रहे हैं कि 2 ही एक बार कॉमन है, ठीक है, और कहीं कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका कितना, तो 2। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे पहले एक जो पेयर है उसको लेंगे सिंगल यानी 2, फिर क्या है एक 2 है तो 2 ले लेंगे, फिर क्या है 3 है तो एक 3 लेंगे, फिर उसके बाद क्या है 5 है तो एक 5 लेंगे, फिर उसके बाद क्या है 17 है तो एक बार 17 लेंगे, फिर उसके बाद क्या है 23 है, तो ये आपका क्या होगा 23, ठीक है, इंटू में 23। तो जो इसका मान होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो आइए इसको हम इंटू में कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये आपका हो गया 23,460। कितना आ रहा है दोस्तों, 23,460। तो इसका हमारा एलसीएम क्या हो गया, 23,460 हो गया, ठीक है, 23,460। अब हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है कि जो हमारी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, पहली संख्या क्या है 510 गुणे दूसरी संख्या 92, किसके इक्वल आना है, तो कहेंगे एलसीएम और एचसीएम के गुणनफल के बराबर। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो कहेंगे कि 9 कम 9 हो गया और 9 5 45, और इसमें 2 जीरो बढ़ गया, क्या हो गया 2 जीरो बढ़ गया। अब इसको एलसीएम और एनसीएम का मान कितना निकाले हैं, तो एलसीएम है आपका 23,460 गुणे एचसीएम का मान कितना है, 2। तो आपका क्या होगा 45,900, और इसको गुणा कर दीजिए, तो कहेंगे यहाँ गलती हो रहेगा कुछ, 9 कम 9, 9 5 45, 2 जीरो, ठीक है। ये क्या हुआ, इसमें गुणा करेंगे तो 1 मिनट, सॉरी, ये हमारा क्या है 90 नहीं है, क्या है 92। पहली संख्या हमारी क्या है 510 और दूसरी संख्या हमारी क्या है, तो 92, ठीक है। तो इसका जो गुणनफल होगा कितना होगा, इसका निकाल लीजिए तब तक। ये क्या होगा 0 कम 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4, तो हो जाएगा 46,920, 46,920, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 46,920, ये आपका क्या हो गया, दोनों इक्वल होगा। गुणा करके देख लीजिए, तो ये 0 कम 0 हो गया। उसके बाद 92 में क्या करना है तुमको, 1 से गुणा करना है, तो 92 कम 92 हो गया, और 92 के 2 हाथ में लगा 9, और इतने से इसमें गुणा कर दीजिए। 92 में 5 से गुणा करेंगे, 92 में 5 से गुणा करना है तो होगा आपका 460, और 460 में 9 प्लस कर देंगे तो 400 क्या हो जाएगा 69, 469, ये इक्वल हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया प्रूफ, यानी जो एलसीएम है, एलसीएम और एलसीएम का गुणनफल है किसके संख्या के किसके बराबर आ रहा है, तो पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आ रहा है। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है 336 और 54 है। तो इसको पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, लिख दीजिए। तो 2 से कटाइए, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12,
दो एकम दो, दो छक्का, पहले 2 है तो 3 है तो एक बार जाएगा, उसी के यहाँ 13 हो जाएगा, तो 2 छक्का 12, 6 बार गया, फिर 2 8 16, ये आपका क्या हो गया। फिर इसको 2 से कटाइए 168 को, तो कहेंगे 2 8 है 16, 2 चौके 8, तो फिर ये क्या हो गया, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, ये क्या हो गया, ठीक है। और फिर ये 2 से कटेगा तो कहेंगे 21, फिर 21 से कटेगा तो कहेंगे 3 7 21, ये आपका क्या हो गया, इंटू करके 17 के 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 44 दूना 84 दूना कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 4 दूनी 8, 168, 168 दूना 336, 168 दूना 336, ठीक है। और उसका क्या करना है, आप 54 का करना है, तो 2 से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 27 दूना 54, 27 दूना क्या होता है 54, और क्या बचा 27, 3 नवा 27, तितरी के 9 29, 27 27 दूना 54, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। तो एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर इस 3 का बन रहा है, ठीक है। तो हमारा HCF कितना होगा दोस्तों, तो कहेंगे HCF इक्वल टू जो पेयर वाला है एक लिख लीजिए, ये 3, यानी हमारा हो गया 6, ठीक है, हमारा क्या हो गया 6। अब LCM की बात करें तो LCM दोस्तों कितना होगा, LCM तो एक जो पेयर है इसको लीजिए, उसके बाद जो खाली खाली है सिंगल वाला, तो एक ये है, ये 2 हो गया, फिर एक यहाँ है तो ये 2 हो गया, फिर एक यहाँ है तो ये 2 हो गया, फिर एक यहाँ 3 है तो ये 3 हो गया, फिर 3 है तो फिर 3 हो गया, फिर ये 7 है, तो आपका क्या होगा, इसको इंटू में कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा LCM, तो इंटू करिए तो आपका आएगा, इंटू करने से 3024, कितना आएगा 3024, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है कि जो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या है, यानी 336 इंटू क्या 54 हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, HCF और LCM के। तो HCM कितना है, तो कहेंगे 3024, और LCM कितना है तो 6, LCM कितना है 6, ठीक है। तो इसको 6 से गुणा कर 6 चौके 24, हाथ में लगा 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4, हाथ में लगा 2, हाथ में लगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 14, हाथ में लगा 1, 6 0 0 1, 36 18, तब देख रहे हैं कितना 18144, इसको भी इंटू करेंगे तो 18144, यह क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और एक बात दोस्तों ध्यान रखिए कि अब एक की ओर के गुणा करना है, क्या करना है, एक की ओर आपको गुणा करना है, और आपको सिद्ध करना है कि इसके बराबर इतना लाना है। तो जब आप इधर गुणा कर रहे हैं तो उतना ही मान इधर भी आएगा, तो आपका ज़्यादा दोनों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक को गुणा करिए और उसके बराबर जितना आ रहा है वो भी क्या है LHS में आएगा, और जितना LHS में आए उतना भी क्या होगा RHS में आएगा, क्योंकि वही हमें क्या करना है, चेक करना है। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ से आपको एक सूत्र मिला, क्या मिला, एक सूत्र क्या मिला दोस्तों, तो कहेंगे कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का मान किसके बराबर होता है, सूत्र नंबर, ये अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, सूत्र नंबर नोट करिए। तो कहेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या रहा है दोस्तों, तो कहेंगे HCF इक्वल टू LCM के क्या रही है, बराबर आ रही है, तो आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। इसी पर आपको क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया जाएगा, HCF दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। चाहे आपको दूसरी संख्या दे दिया जाएगा और कहेगा कि HCF और LCM भी दिया जाएगा, और कहेगा कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, इस सूत्र को क्या करना है, याद रखना है। इस पर अगला क्वेश्चन होगा, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका LCM और HCF ज्ञात करना है, इसका भी ज्ञात करना है और इसका भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब 4वीं या 5वीं कक्षा से LCM और HCM निकालते हुए आए हुए हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये आपको क्या करना है, LCM और HCF इसका निकाल देना है, किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, माने ऐसा किसी संख्या का ऐसा गुणनखंड करना है जो कि और टुकड़े में न तोड़ा जा सके। जैसे मान लो हम कर रहे हैं, जैसे पहले का हल लिखो, 12 हो गया, 15 हो गया और 21 हो गया, ठीक है। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, तो कहें 2 गुणे 3, द्वितीय 6 6 दूनी 12। अब बताइए दोस्तों, इसको और तोड़ सकते हैं, तो नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक। इसको तोड़ दीजिए, 3 5 15, 3 5 15, इसको तोड़ दीजिए, 3 7 21, 3 7 21। तो जो दोस्तों तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, तो कहेंगे HCF। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे HCF इक्वल टू 3, ठीक है। और LCM जो होता है LCM, तो जो टोटल में कॉमन है उसको पहले लिख लीजिए,
ठीक है। तो टोटल में कॉमन क्या है, तो 3, ये एक बार हो गया, और जो सिंगल सिंगल है उसको लिख लीजिए। तो ये 2 हो गया आपका, फिर ये 2 हो गया, फिर क्या हो गया 5 हो गया, फिर क्या हो गया 7, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, और इसका जो गुणनफल होगा वही आपका क्या होगा, तो कहेंगे LCM। तो गुणनफल कर लीजिए, 7 बचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 दिया, 140 में 3 से क्या करना है गुणा, 0 कम 0 4 12, 3 कम 3 1 4। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, तो कहेंगे 420। ये आपका क्या हो गया आंसर। एलसीएम हमारा आ गया कितना 200 420, और एचसीएफ कितना आ गया, तो कहेंगे 3, ठीक है। उसी तरह इसका हमें करना है किसका किसका, 17 का, 23 का और 29 का। तो चलिए दोस्तों एचसीएफ निकाल लीजिए। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, इसे और नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको 1 गुणे 23 लिख सकते हैं, उसी तरह इसको 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो एक है हमारा वो क्या है, कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा कितना दोस्तों, तो कहेंगे 1। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो कहेंगे कि जो पेयर है वो एक बार लीजिए, तो इंटू में एक बार 17 लीजिए, फिर एक बार 23 लीजिए, फिर एक बार 29 लीजिए। ये हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करिए दोस्तों, कितना आएगा, तो हमने गुणा किया है तो हमारा आया है गुणनफल 1133। कितना आया है 1133। इसे गुणा करने पर कितना होगा दोस्तों, तो एलसीएम हमारा हो गया 1133 और एचसीएफ हो गया हमारा 1। तो आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। उसी तरह हमें इसका करना है, तो 8 का करना है, 9 का और 25 का, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो कहते हैं 3 गुणे 3, 3 के 9, 5 गुणे 5। अब बताइए दोस्तों इसमें कॉमन है, कॉमन नहीं है, यानी एक कॉमन है, कुछ नहीं है तो क्या कॉमन है, एक तीनों में आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक लिखने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा एचसीएफ इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हमारा हो जाएगा कितना, तो कहेंगे 1। एलसीएम की बात करें, एलसीएम कितना होगा, तो कहेंगे आप जितना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। जिसको गुणनफल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो मैंने गुणा किया है तो हमारा आया है 1800। कितना है दोस्तों, तो 1800। आप गुणा करके देख लीजिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 1800, एलसीएम हो गया 1800 और एचसीएफ क्या हो गया 1। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। तो आइए दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एचसीएफ इतना का 9 दिया गया है, माने इतनी संख्या का एचसीएफ हमारा कितना है 9 दिया गया है, और इसी संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। मैंने एक दोस्तों कल सूत्र बताया था, हल में लिखिए, सूत्र से मैंने कल क्या बताया था दोस्तों, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर होती थी, तो कहेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या किसके बराबर होती है दोस्तों, तो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारी इसमें पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, एचसीएफ हमारा दिया गया है 9, ठीक है। तो सबका मान भर दीजिए। तो पहली संख्या कितना है, तो कहेंगे 306 गुणे दूसरी संख्या कितना है, तो कहेंगे 657, इक्वल में क्या हो गया, एचसीएफ हमारा कितना दिया गया है, तो 9, और हमें क्या करना है, एलसीएम का मान निकालना है। तो बताइए दोस्तों एलसीएम जब निकालेंगे तो ये 9 कहाँ जाएगा, तो बटा में, तो हो जाएगा आपका एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 306 गुणे 657 बट्टे में 9, ठीक है। इसको गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर आएगा दोस्तों 20 10 42 आ रहा है, 20 10 42 गुणा करने पर कितना आएगा, 20 10 42, ठीक है। और बटा में क्या रहेगा 9। अब इसे हमें क्या करना है, कटाना है, कटा दीजिए, इसको 9 से कट जाएगा, ठीक है। कटाइए, 9 कम 9, यहाँ का बचा 20 है, तो नहीं 9 9 दूनी 18, कितना होगा 9 दूनी 18। जब 18 हुआ तो यहाँ का बचा 2 और 2 बचा, और 2 के आगे 1 लग गया, तो यानी 21 हो गया। तो 9 दूनी 18 फिर गया, तो फिर कितना बचा 3 बचा, तो यहाँ हो गया आपका 30। तो 30 जब हो गया तो 9 27, अब कितना बचा, तो कहेंगे 3, अब हो गया हमारा 34, फिर 9 27 फिर हमें बचा 7 बचा, तब क्या हो गया 72, 9 7 63 9 8 72, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। तो इतना आपका क्या हो जाएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम इक्वल टू 22,338, ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाक से, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आइए दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर,
ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? जांच करना है। क्या जांच करना है दोस्तों? तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये हमें क्या करना है? जांच करना है। मैं दोस्तों जांच करना और सिद्ध करना में बस थोड़ा सा अंतर होता है। जांच करने के लिए जब भी आपसे कहा जाए तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको सिद्ध करने के लिए अगर कहा जाए तो वह किसी भी हाल में आपको क्या करना है? उतना लाना है, आपको सिद्ध उतना ही करना है। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है? जांच करना है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, हम इसे एक थ्योरी के रूप में अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा तो कम से कम 4 से 5 नंबर का आएगा। तो इसे आप ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है? इसको पूरा याद करना है। ठीक है, क्या करना है? इसको याद कर जाना है एक उत्तर की तरह, जिस तरह आप याद करते हैं किसी प्रश्न का उत्तर, इस तरह इसको आपका करना है, याद करना है। फिलहाल आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, कि अगर मैं समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे, तो अगर आपको याद भी नहीं होगा तो आप आराम से बनाकर अपने से लिख भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कह रहा है कि अच्छा बताइए हाल में हम क्या लिखेंगे? कहेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई संख्या, पहले तो समझिए दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो जो हमारी 1 2 3 4 डाटा ये हमारी क्या आती है? प्राकृतिक संख्या, जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है। तो जो हमारा पावर में n है वह हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। n में से हमें n का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, डाटा इन्फिनिटी तक अगर आप रखते रहिए, तो आप कह रहा है कि अगर n का मान इसमें से किसी एक को लेंगे आप, तो क्या वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी? तो देखिए दोस्तों, अगर वह शून्य पर समाप्त होगी, तो वह क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। क्या होगी दोस्तों? 5 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए हम कहें 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, तो अब जितने भी देख रहे हैं कि 0 पर समाप्त होने वाली है संख्या, ये किससे कटेगी? तो कहेंगे 5 से। किससे कट रही है? तो 5 से। तो वही मैंने थ्योरी में लिखा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। अर्थात 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या आनी चाहिए दोस्तों? तो 5 आनी चाहिए। ठीक है, जो कि यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में आपको 5 लाना है, आनी चाहिए, लेकिन 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या मिल रहा है दोस्तों? तो कह रहे हैं कि 3 गुणे 2 के पावर n, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आपको 5 प्राप्त नहीं हुआ, तो इसलिए यह संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, बल्कि 5 नहीं है। ठीक है, इसलिए कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 पावर n 0 पर समाप्त होगी। आप इस पर भर के मान भी देख सकते हैं। आप 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 के 36, 3 रखकर देखिए 6 के 36, 36 या 36 में फिर 6 से गुणा कीजिए, 36 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 के 36, 36 18, 3 21। तो हमारा ऐसी कोई संख्या नहीं है n के लिए जो हमारी क्या हो? इस पर समाप्त हो, यानी इकाई का स्थान क्या है? 0 है। तो हमारी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये रहा आपका थ्योरी, इसे आप नोट कर सकते हैं। आपको इसको उत्तर की तरह क्या करना है? रट जाना है, याद करना है, क्योंकि अगर पेपर में आएगा तो ये आपको 5 नंबर देकर ही जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न संख्या 6। क्या कर रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 30, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 जो भाज्य संख्या है। ठीक है, अब दोस्तों भाज्य संख्या क्या है ये इसको आप नहीं जान रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे इसके पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख लीजिए, मैंने पूरा आपको डिटेल इसमें बता चुका हूँ कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, मैंने इसके बारे में पूरा आपको डिटेल पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे, उसे ही क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो इस यह और यह हमें क्या करना है? व्याख्या करना है कि यह भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो हम पहले को उठा रहे हैं। तो पहला हमारा क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, इसको हमें इक्वल में क्या, इसको इसमें हमें 7 से गुणा करना है। 11 77 और 77 में 13 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 1001। क्या आएगा दोस्तों? 1001। ठीक है, और प्लस में से क्या करना है? 13। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 1100 1014। योग कितना हो गया दोस्तों? 1014। ठीक है, और इसको इसी संख्या को हमें बताना है कि यह अभाज्य संख्या क्यों है। इसी संख्या को हमें क्या करना है? बताना है कि अभाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए दोस्तों इसको पहले गुणनफल के रूप में तोड़ दीजिए। तो ये 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 5 10, 2 5 10, 2 एकम 2 5 10, 0 बढ़ जाएगा और 2 7 14, कितना हो जाएगा? 507।
अब बताइए दोस्तों, इस 3 से कट सकता है? 3 एकम 3, 3 एकम 3 20 हो गया, 3 छक 18 और 3 27, 3 से कट सकता है तो कितने बार में कटेगा? तो 3 एकम 3, यहाँ का बच्चा 20, तो 3 छक 18 और 3 27, 169 हो गया। ठीक है, ये फिर 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से 7 से देखिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 49, 7 से कट जाएगा तो 7 से कट गया तो कितना हो जाए? 7 दूना 14 और कितना बचा? 2, यहाँ का हो गया 29, तो 7 दूना 14, 7 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से देखिए 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से 11 कम 11, ठीक है, और कितना बचा? तो 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं, 13 से कटेगा, 13 कम 13 और 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, उसके बाद कितना बचा? 3, तो 13 तिया 39, तो 13 गुणे 13, 13 तिया 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169, 169 में फिर 3 से गुणा करेंगे तो 507, 507 में गुणा करेंगे तो 1080। ठीक है, ये रहा आपका इसका गुणनखंड। तो भाज्य संख्या क्यों है दोस्तों? तो कहेंगे कि ये 1 से कट रही है, 1 से कट रही है और स्वयं से भी कट रही है, मैंने स्वयं 1014 से भी कट रही है और स्वयं के अलावा 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 13 से भी कट रही है, तो इसलिए क्या संख्या है? तो कहेंगे यह भाज्य संख्या है। दूसरा भी कर लीजिए, तो हो गया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इसका प्लस कितना है? 5। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है? इंटू करना है, तो कितना हो जाएगा? आप इंटू करके देखिए तो 500 क्या होगा? 40 होगा। कितना होगा? तो 540 होगा। कितना है दोस्तों? 540, और 540 हो गया। इतने को गुणा करने में, केवल इसको गुणा करने में कितना हुआ? 540। इसमें हमें क्या करना है? अभी ऐड 5 करना है, तो आपका कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 545 हो गया, 545 हो गया। ठीक है, और इसे कटा दीजिए, किसने से कटेगा? इसके आसान में 5 है तो फिक्स है कि 5 से कटेगा, 5 से कटा दीजिए, 5 से कम 5, 0 कम 5 9 45, फिर 0 बढ़ गया, किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 5 से। तो 5 से कितने बार में कटेगा? तो 5 से कम 5, 0 बढ़ गया, 0 बढ़ गया और 5 9 45, तो 5 गुणे अब 109 किसी से नहीं कटेगा, तो ये 5 गुणे 9 गया। ठीक है, तो देख रहे हैं दोस्तों कि ये भी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये 1 से भी कट रही है और स्वयं से भी कट रही है और स्वयं के अलावा 5 से भी कट रही है और 109 से भी कट रही है, तो इसलिए क्या होगी? यह भाज्य संख्या है। तो लिख दीजिए, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी कट रही है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन और बचा है, देख लेते हैं उसे भी। तो हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है। क्या कर रहा है दोस्तों? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 8 मिनट लगती है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। ये लड़के को 8 मिनट लग रहा है, इसको 12 मिनट लग रहा है। सवाल गलती नहीं हुए? रुको तो, ओ ये 12 नहीं है, कितना है? 18 मिनट लग रहा है इसको। हम भी कहेंगे ये कैसे हो गए भला? लड़के से तेज दौड़ सकती है कैसे? सोनिया को कितना लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद वह पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका और इसका हमें क्या करना है? लसा निकाल देना है। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है? हमें लसा निकाल देना है। यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, किसका 18 और 12 का। 2 से कटाइए 9, ये क्या हो जाएगा? 6, फिर 2 से कटेगा, ये 9 होगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 से कटा दीजिए, 3 के 9, 3 कम 3, फिर से 3 से कटा दीजिए, 3 कम 3, कितना हो गया? तो कहेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो तितरी क्या? 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। आंसर हो गया कितना? 36 मिनट बाद वो दोनों क्या हो गए? एक पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा जो 1.2 प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? कह रहा है कि प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको दोस्तों आप 100%
कंफर्म कर लीजिए कि पेपर में आपको आएगा। ठीक है, क्या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये 100% मैं आपको दे रहा हूँ कि ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा। भले इसके स्थान पर कुछ अंक चेंज होते हैं, जैसे √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √7 आ सकता है, लेकिन दोस्तों इसी टाइप पर आप एक को कर लेंगे तो इन सारे को आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्या करना है, सिद्ध आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले दोस्तों, तो पहले आपको मानना है क्या कि पहले मान लेना है आपको कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेना है? आइए दोस्तों हल करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, पहले मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब जानते हैं दोस्तों कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या है। जब मैंने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम अभी लिख दें कि √5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p/q, जहाँ p तथा q अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले परिमेय अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या क्या है, मैंने टोटल अपने पहले लेक्चर में बता दिया है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैं फिर आपको पुनः बता दे रहा हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो कहेंगे कि ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैंने जो p तथा q लिया है, हमें ऐसी संख्या लेना है जो एक से कटे, स्वयं से कटे, स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। जैसे 1, 3, 2, 5, ये ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी और एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों हल करने से पहले हमें क्या करना है, मान लेना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब √5 हमारा परिमेय संख्या है, तो उसे हम √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q अभाज्य संख्या है और q नॉट इक्वल 0, यानी हमारा जो q है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, आप कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दिए दोस्तों। इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे p²/q²। ठीक है, अब आपको यहाँ p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 5q² हो जाएगा। आप इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ कहेंगे अतः 5 p² को विभाजित करता है, तब 5p को भी विभाजित करेगा। क्या लिखे हैं दोस्तों, अतः 5p² को क्या करता है, विभाजित करता है, तब 5 किसको विभाजित करेगा, p को विभाजित करेगा। दोस्तों मान लीजिए जैसे हम कहें कि जो हमारा 5 है कह रहा है कि p² को विभाजित कर रहा है, यानी हम कहें 10 का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना आता है, 100। तो कह रहा है कि 5 जो है 100 को विभाजित कर रहा है, तो जो ये संख्या है यानी ये क्या है, p है, तो इसको भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। वही मैंने लिखा है कि 5p को भी विभाजित करेगा। जैसे अब ये 10 है तो 5 हमारा 10 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों कि 5p² को क्या करता है, विभाजित करता है। तो 5 किसको विभाजित करेगा, p को विभाजित करना है, करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, लेट पुनः मान लेना है। क्या मानना है दोस्तों, तो कहेंगे p बराबर 5m, p बराबर 5 है। आप m के जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, ABCDEFG आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने क्या मान लिया कि p इक्वल टू 5m। ठीक है, तो अब क्या करना है कि p का मान हमें क्या करना है, यहाँ रख देना है। p का मान समीकरण 1 में रख देना है। जब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ लिख दीजिए p का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए दोस्तों। तो p की जगह पर हमें क्या रखना है, 5m, तो हो जाएगा आपका 5m का स्क्वायर। 5m का p के जगह पर हमें 5m रखना है, p के जगह पर
5m, तो क्या हो जाएगा 5m का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। अब दोस्तों इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो यहाँ आपका q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25m स्क्वायर बटा में 5, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे 5 बचे 25, तो q स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5m स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो 5 है, अतः इसको मान लेना है हमें समीकरण नंबर 2। क्या मान लेना है, समीकरण नंबर 2। अतः 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो 5q को भी विभाजित करेगा, 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो इतना रहा दोस्तों, और इसके बाद आपको थोड़ा सा थ्योरी लिख देना है कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है। तो कहेंगे समीकरण 1 व 2 को देखने से स्पष्ट है कि P तथा Q 5 से विभाज्य है, 5 तथा P तथा Q 5 से विभाज्य है। अतः हमारा मानना है कि P तथा Q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, जो कि गलत है। अतः √5 एक परिमेय, √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों क्या लिखे हैं हम, कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखने से स्पष्ट है कि P तथा Q 5 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। अतः हमारा मानना है कि P तथा Q अभाज्य संख्या है। जो मैंने माना है, ठीक है, P तथा Q क्या है, अभाज्य संख्या माना है, जो कि यह गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, P तथा Q कैसी संख्या होना चाहिए कि एक से कटे, स्वयं से कटे, स्वयं से अलावा किसी से ना कटे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 5 से क्या हो रही है, विभाज्य हो जा रही है, 5 से विभाज्य हो जा रही है, जो कि हमारी अवधारणा जो मैंने माना है, जो मैंने शर्त माना है, वो उसका फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए P तथा Q अभाज्य संख्या है, जो कि गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना आप करेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए और आगे देखिए दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अब कहा जाए √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ थोड़ा सा डिफरेंस करना है दोस्तों। क्या करना है, तो अब देखो यहाँ मान लेना है कि माना √2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्या माना है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब बताइए, जब √2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए √2 = P/Q, जहाँ P तथा Q कैसा भी कंडीशन हो, अगर ऐसा आ जाए √2 √5, तो उसमें हमेशा क्या मानना है, अभाज्य संख्या मानना है। क्या मानना है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या मानना है। तो √2 = हो जाएगा P/Q, जहाँ P तथा Q क्या है, अभाज्य संख्या है, और Q ≠ 0। अब देखो दोनों पक्षों को वर्ग करने के बाद, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे 2, और यहाँ का हो जाएगा P²/Q², ठीक। फिर यहाँ जब करेंगे तो P² = क्या हो जाएगा, 2Q², क्या हो जाएगा 2Q²। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ अतः 2 P² को क्या करता है, विभाजित करता है। तब 2 किसको विभाजित करेगा दोस्तों, तो कहेंगे P को भी विभाजित करेगा, 2 P को भी विभाजित करेगा। अब लेट यहाँ P = अब क्या मानना है,
यहाँ 2a माना है। जैसे इसमें √5 सिद्ध करना था तो इसमें √2 सिद्ध करना है, तो इसलिए अभी हमें क्या मानना है यहाँ p = √2 और फिर p का मान समीकरण 1 में पुट कर देना है, रख देना है। तो जब p यहाँ रखेंगे तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 5m का हटा के दीजिए, क्या हो जाएगा 2m का स्क्वायर, ठीक है। और इधर का है 2q का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 2 का वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4m स्क्वायर। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर। अब निकालेंगे दोस्तों तो q स्क्वायर = क्या हो जाएगा आपका, तो कहेंगे कि 4/2 क्या हो जाएगा 4/2, कटा देंगे तो क्या बच जाएगा 2m स्क्वायर। q = क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, ठीक है। तो अतः 2q स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है, तब 2 किसको विभाजित करेगा दोस्तों, तो कहेंगे q को भी विभाजित करेगा। अब समीकरण 1 और 2 को, समीकरण इस 1 और 2 को देखने से स्पष्ट है कि p तथा q क्या है 2 से विभाज्य है। अतः हमारा मानना है कि p तथा q अभाज्य संख्या है, जो कि क्या है गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हो जा रही है, 2 से कट जा रही है, ठीक है, इसलिए हमारी अवधारणा के विरोध है, ठीक है। तो अतः √2 अब कर देना है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह अब दोस्तों √3 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, तो सब क्या होगा इसी टाइप होगा। और दोस्तों भले यहाँ अंक चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो विधि है इसी विधि से होगा। और मैं दोस्तों बता दूं कि आपको पेपर में 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपको 4 या 6 नंबर को देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 2। क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी दोस्तों आप 100% लगा दीजिए कि आपको पेपर में आएगा, क्योंकि दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 7 सेटें आते हैं और 7 सेटों में 3 से 4 सेटों में √2 वाला देखने को मिलेगा या √5 वाला को, और बाकी सेटों में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको √2 या ऐसे केवल आए तो उसमें क्या करना है, मैंने इसके पहले वीडियो में इसके पहले मैंने बताया कि आपको कैसे इसको सिद्ध करना है। यदि ऐसा आ जाए तो आपको कैसे करना है ये देखिए। और ये भी दोस्तों अगर ये आ रहा है आपको, यदि पेपर में आपको ये मिल रहा है तो हमेशा याद रखें कि ये 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 6 नंबर का, और इसके पहले वाला क्वेश्चन मिल रहा है तो 4 नंबर को आएगा, लेकिन यहाँ कितना नंबर का आएगा दोस्तों 6 नंबर का। तो कैसे सिद्ध करेंगे दोस्तों, तो आइए देखते हैं। पहले लिख लीजिए हल। तो एक बात बता दूं दोस्तों कि परिमेय प्लस अपरिमेय = होता है अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर किस संख्या का निर्माण करती है दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या का निर्माण। यहाँ देख लीजिए 3 आपका क्या है परिमेय संख्या है, और ये आपका क्या है अपरिमेय संख्या है। ये जो जब दोनों मिलेगी तो वो किस संख्या का निर्माण करती है, तो अपरिमेय संख्या को। लेकिन हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या है मानना है, क्या मानना है कि 3 + 2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है। तो लिख दीजिए माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 + 2√5 = p/q, क्योंकि परिमेय संख्या किसके रूप में होती है दोस्तों, तो p/q के रूप में होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 = p/q, जहाँ p तथा q पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या दोस्तों, पूर्णांक संख्या। यही थोड़ा अंतर करना है दोस्तों। यदि आपका केवल √5 सिद्ध करने का आएगा, √2 सिद्ध करने का आएगा, तो वहाँ क्या मानना है p और q क्या होगी अभाज्य संख्या होगी। लेकिन आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों मिक्स आ जाए तो उसमें क्या मानना है p तथा q क्या होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या दोस्तों क्या होता है, तो कहेंगे 0 सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। जैसे मैंने 0 को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, 1 को कह सकते हैं, 2 को कह सकते हैं, उसी तरह -1 को -2 को भी पूर्णांक संख्या हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ p तथा q क्या है हमारी पूर्णांक संख्या है, q ≠ 0, यानी हमें q का मान 0 के बराबर नहीं लेना है, q का मान हमें 0 के बराबर नहीं लेना है। आइए दोस्तों अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि जो अंडर रूट में होगा उसको एक पक्ष में रखना है और बाकी मान को एक पक्ष में ला देना है। जैसे अभी हम 2√5 का मान निकाले तो क्या कर सकते हैं p/q, और इधर क्या है प्लस में है 3, तो इधर आ जाएगा तो क्या माइनस में 3 हो जाएगा।
यहाँ से फिर निकालिए 2√5 इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो P माइनस 3Q बटा में Q हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, √5 इजकल टू आपका हो जाएगा P माइनस 3Q बटा में क्या 2 में Q से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, अतः P कामा Q व 3 तथा 2 पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है दोस्तों, पूर्णांक संख्या है, क्योंकि P और Q को मैंने यहाँ पूर्णांक संख्या माना ही है, और 2 और 3 आप जानते हैं कि क्या है, पूर्णांक संख्या है, और यह P बटा Q के रूप में है। जब P बटा Q के रूप में है तो यह क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए ठीक है, P माइनस 3Q बटा 2Q, P माइनस 3Q बटे में 2Q। जब यहाँ देख रहे हैं कि P Q 3 और 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है, और ऊपर भी पूर्णांक संख्या नीचे भी पूर्णांक संख्या होगी, तो क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या है। इसलिए P माइनस 3Q बटा 2Q परिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार चूंकि अंडर रूट जो हमारा 5 है वो किसके बराबर है, तो P माइनस 3Q बटा 2Q के बराबर है। जब यह परिमेय संख्या है तो यह भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार अंडर रूट 5 परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या दोस्तों, अभी हमने सिद्ध किया कि अंडर रूट 5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 क्या होता है दोस्तों, लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए दोस्तों P माइनस 3Q बटा 2Q भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। क्या होगा दोस्तों, प्रूफ हो गया। फिर से देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया कि सिंगल अंडर रूट 5 बजाय सिंगल अंडर 2 सिंगल अंडर 3, तो उसको किस तरह करना है, इसके पहले मैंने बता दिया। यदि परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर आ रही है, उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना है, मान लेना है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो उसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या दोस्तों क्या होता है, जीरो सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या है। Q का मान हमें 0 के बराबर नहीं लेना है। तब हमें क्या बताया दोस्तों कि अंडर रूट वाला जो होता है उसको एक पक्ष में करना है और बाकी वाले को एक पक्ष में ला लेना है। तो अंडर रूट इधर है तो मैंने अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 को इस तरफ रखा और इसको मैंने 3 को उधर ले गया। तो P बटा Q इधर क्या है, कुछ नहीं है, इसके आ गया तो प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो इसलिए इधर आ गया तो ये क्या हो गया, माइनस C। अब 2 अंडर रूट 5 का मान निकालोगे तो P, इसको घटाओगे तो 3Q माइनस 3Q बटे में Q हो जाएगा। P माइनस 3Q बटे में Q हो जाएगा। अब अंडर रूट 5 इजकल टू होगा आपका, अंडर रूट 5 इजकल टू हो जाएगा P माइनस 3Q बटा 2Q। कितने दोस्तों को यहाँ नहीं समझ आ रहा होगा कि 5 माइनस 3Q बटा 2 कैसे होगा। तो दोस्तों अब भिन्न पद का जोड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़े हैं, भिन्न पद का जोड़। जैसे 2 बटा 5 को क्या करना है, हमें 5 जोड़ना होगा। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं दोस्तों, तो पहले इसका लॉस लेंगे तो यानी 5 हो जाएगा। 5 में से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 प्लस यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से इसमें क्या करेंगे, भागा देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। तो फिर इसमें क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं। 5 बार जितना बार जाता है उतने से ही अंश में गुणा करते हैं। तो 5 बचे 25 हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 2 27 बट्टे में 5। इसी तरह क्या करना है दोस्तों, यदि इसका हमें लॉस लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों, लॉस लेंगे तो हमारा Q हो जाएगा। ठीक है, और Q जब लॉस हो जाएगा P बटे Q माइनस 3, तो हमारा लॉस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो Q। ठीक है, तो Q से Q एक बार में कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा P। उसी तरह माइनस, अब क्या करेंगे, इसमें ये कटेगा नहीं तो इसी से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3Q। क्या हो जाएगा 3Q, उसी को मैंने यहाँ संक्षिप्त में लिख दिया। ठीक है,
तो समझ में आया। अब ये कहाँ से आया, उसके बाद क्या किया मैंने, √5 को एक तरफ रखा और बाकी सबको एक तरफ कर दिया। तो 5 - 3 के बटा में 2 को, और हमेशा याद रखना है दोस्तों कि √ वाले को एक तरफ रखना है, √ में जो कुछ भी होगा उसको एक तरफ आपको रखना है। तो √5 इक्वल टू हो गया क्या दोस्तों, 5 - 3 के बटे में 2Q। अतः P Q व 3 2, P Q व 3 तथा 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्यों, क्योंकि जानते हैं P और Q को मैंने पूर्णांक संख्या माना है, और 3 और 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है ही, ठीक है। तो इसलिए जब ये चारों पूर्णांक संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिखा गया है, तो इसलिए क्या होगा, हमारा P - 3 के बटे में 2 क्या होगा, हमारी परिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार इसके इक्वल है क्या, √5, तो इसी प्रकार √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बट लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2 √5 भी हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो क्या करना है, इसको एकदम रट से जाना है। आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पेपर में ये देखने को मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है दोस्तों, कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो निम्नलिखित संख्या है जो दी गई है क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसमें से पहला दिया गया है आपका 1/√2। तो ये दोस्तों केवल √2 के वाला नहीं है, नहीं √5 वाला है, नहीं √2 वाला है, नहीं √3 वाला है। जब ऐसा नहीं है तो हमें इसके पहले वाले जो मैंने किया सेम टू सेम उसी पर इसको करना है। यदि केवल √5 आ रहा है, केवल √3 आ रहा है, केवल √7 आ रहा है, केवल √11, यदि वैसा आ रहा है तो जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन कराया आपको वैसे करना होगा। लेकिन आपको कुछ मिक्स करके आ रहा है, जैसे ये क्या हो गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मिक्स हो गया। तो ऐसा आपको क्वेश्चन मिला है, तो आपको किस प्रकार करना है, इसके पहले वाले बताया और फिर एक बार बता रहा हूँ क्या करेंगे दोस्तों। तो पहले मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q, जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल क्या है दोस्तों, 0, Q नॉट इक्वल 0। अब हम क्या बोले दोस्तों कि √2 को हमें क्या करना है, एक तरफ रखना है और बाकी सबको एक तरफ ला देना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे √2 बनाएंगे दोस्तों, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम परिमेयीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयीकरण क्या होता है दोस्तों, कि समान अंक से ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है। तो मैंने √2 से ऊपर भी गुणा कर दिया और √2 से नीचे भी गुणा कर दिया। इसे हम घटा देंगे तो फिर हमारा 1/√2 प्राप्त हो जाएगा। तो √2 से हमें इसमें गुणा करने से इसके मान में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या मिल गया, P/Q। ऊपर गुणा करेंगे तो दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका √2, और बटे में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे √2 से √2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2। तो P/Q इक्वल टू क्या हो गया, √2/2। यहाँ से आपको क्या करना है, √2 को एक तरफ रखना है। √2 इक्वल टू हो गया आपका 2P/Q। 2P/ में क्या हो गया दोस्तों, Q। अब दोस्तों सेम टू सेम वही कार्यक्रम करना है जो इसके पहले वाले किए। अब क्या कि अतः क्या दोस्तों देख रहे हैं कि 2 P और Q तो पूर्णांक संख्या मैंने माना ही है, और 2 आपका क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा ही। तो लिख दीजिए, अतः P, Q तथा 2 पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है और P/Q के रूप में भी है। तो इसलिए 2P/Q परिमेय संख्या होगा। क्या 2P/Q क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है। इसी प्रकार कह सकते हैं, उसी प्रकार √2 भी परिमेय होगा। √2 भी क्या होगा दोस्तों, परिमेय होगा। क्यों, क्योंकि 2P किसके इक्वल है, 2P/Q किसके बराबर है, √2 के। जब 2P/Q √2 के बराबर है तो ये परिमेय है, तो ये भी क्या होगा, आपका परिमेय होगा। तो वही लिखा है, इसलिए 2P/Q क्या होगा, परिमेय होगा। उसी प्रकार √2 भी क्या होगा, परिमेय होगा। बट दोस्तों क्या, लेकिन आप जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि
जो कि हमारी अवधारणा के विरोध है। क्या है दोस्तों, हमारे अवधारणा के क्या है, विरोध हो गया। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। ये आपका सिद्ध हो गया। तो दोस्तों ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है आपको लगाना है, भरसक प्रयास करना है कि हर क्वेश्चन आपको आ जाए। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या मान लेना है, परिमेय संख्या सबसे पहले मानना है, और ऐसा परिमेय और अपरिमेय वाला मिक्स आ रहा है तो पी तथा क्यू को क्या मानना है, हमें पूर्णांक मानना है। और जब पूर्णांक मान लिए तो हमें अंडर रूट को कोशिश करना है कि एक तरफ रख दे और बाकी अंक को एक तरफ ला दे। ठीक है, तो मैंने अंडर रूट को एक तरफ रखा और बाकी को 2p/q आ गया। तो पी तथा क्यू और दो क्या है, पूर्णांक संख्या, इसलिए 2p/q हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार अंडर रूट 2 भी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। बट दोस्तों हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे उदाहरण के विरोध है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। और दो क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं उसे। तो इसमें का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है 7/5 है। तो जब भी दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, हमें पहले माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7/5 = p/q, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है और q ≠ 0। अब क्या करना है, हमें अंडर रूट वाले को एक तरफ रखना है। तो p/7q हो जाएगा, p/7q। अतः p तथा q और 7 पूर्णांक हैं। ठीक है, p तथा q और 7 हमारा क्या है, पूर्णांक है। इसलिए p/7q परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार जब ये इसके इक्वल है तो अंडर रूट 5 भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो हमारे अवधारणा के विरुद्ध है। अतः 7/5 एक परिमेय संख्या होगा। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पूरा। और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसे भी देख लेते हैं। तो जो लास्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है क्या, कि इसको अब सिद्ध करना है कि 6 + अंडर 2, ये देख रहे हैं कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या का। तो अब हमें इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हल में लिखिएगा क्या, माना 6 + अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अतः जब परिमेय संख्या है तो 6 + अंडर 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 + अंडर 2 = p/q, जहाँ p तथा q क्या है दोस्तों, तो पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और q ≠ 0, q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या बताया दोस्तों कि अंडर रूट वाले को एक तरफ रखना है, तो रख दीजिए। अंडर2 = हो जाएगा आपका p/q, और इधर प्लस h हो तो इधर क्या हो जाएगा, -6। तो अंडर2 = हो जाएगा आपका p - 6q/q। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, क्या देख रहे हैं,
अतः P, Q व 6 क्या है दोस्तों, पूर्णांक संख्या है। जब ये तीनों क्या है हमारा, ये और ये तीनों क्या है, पूर्णांक संख्या है और P बाई Q के रूप में भी है, तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसलिए P माइनस 6Q बटा Q परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारे जब ये इसके इक्वल है तो √2 भी हमारा क्या होगा, √2 भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। बट लेकिन दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √2 क्या है, हम जानते हैं कि √2 जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारे अवधारणा के विरोध है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, तो प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपका रहा ये क्वेश्चन, देख सकते हैं इसे।